गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्ण विषेद चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण विषेद, विषेद का मतलब होता है अलग करना। हम आज पढ़ेंगे कि वर्णों को हम कैसे अलग कर सकते हैं, यानी किन किन वर्णों को अलग करना है। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करना है, उसे ही कहते हैं वर्ण विषेद। तो वर्ण विषेद करने से पहले हम वर्ण के बारे में जानें। वर्ण की परिभाषा पुस्तक द्वारा दी गई है कि लिखित भाषा की उस छोटी सी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब रहा कि पुस्तक की परिभाषा कुछ अलग होती है और उसे अपने समझने के लिए हम लोग परिभाषा कुछ अलग करते हैं। यानी वर्ण किसे कहते हैं, अगर आपसे परिभाषा दिया जाए तो आप समझिए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। खंड या टुकड़ा करने का मतलब क्या होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर हम किसी वर्ण को तोड़ देंगे, उसको खंड कर देंगे, तो फिर हम उसको सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे, उसे सही से लिख नहीं पाएंगे। और वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। कहा गया कि वह मूल ध्वनि है ना। हमारे मुंह से निकलने वाली जो आवाज़ है, उसी जो मैं बोलता हूँ उस आवाज़ को मैं लिख देता हूँ, वही वर्ण कहलाता है। यानी कि ध्वनि को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मेरे मुंह से जो ध्वनि निकली, अगर उसी को मैंने लिख दिया तो लिखित जो रूप है उसी को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण आप लोग समझ गए कि वर्ण किससे कहते हैं। आप कहेंगे कि वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण क्या है, तो एक चिन्ह है जो हमारे मुख से निकली हुई आवाज़ है। वर्णों से ही शब्द बनता है, सबको मालूम है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो हम शब्द निर्माण कैसे करते हैं वर्णों से, या हम लोग समझें। जैसे आपके पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है कि राम बाजार गया। राम बाजार गया, इसमें राम एक शब्द है, बाजार एक शब्द है और गया एक शब्द है। इन तीनों शब्दों को हम अलग अलग वर्ण विश्लेषण करें तो राम एक शब्द को ले लिया जाए और इसको वर्ण विच्छेद किया जाए, तो इसमें हम क्या देखेंगे, तो र व्यंजन वर्ण है, उसको हलंत कर देंगे। उसमें स्वर वर्ण क्या है, तो आ है, तो र हलंत जोड़ का चिन्ह देंगे और रा लिखेंगे, रा हो गया। फिर कौमा दे देंगे। फिर यहाँ जो म अक्षर है इसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं लगा है। तो मात्रा जिस वर्ण में नहीं होता है उसमें से केवल अ निकलता है। तो जैसे म को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, म हलंत जोड़ अ, क्या बन गया, राम। अब दूसरा शब्द आ गया बाजार। तो इसमें व्यंजन वर्ण क्या है, तो ब। तो ब को हलंत कर देंगे, उसमें जोड़ के चिन्ह देंगे और इसमें स्वर मात्रा, स्वर का मात्रा क्या है, आ, बा हो गया। फिर जा जो है, ज हलंत जोड़ आ। फिर र जो है इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, र हलंत कर देंगे, जोड़ अ देंगे, बन जाएगा एक शब्द बाजार। अब गया एक शब्द आपके सामने है, तो ग में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ग को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ग हलंत अ और य हलंत आ, क्या बन जाएगा, गया। इस तरह हम वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद किसका किया जाता है, शब्दों का। जब शब्दों में को वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण को हम अलग करते जा रहे हैं। इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद कर लेंगे। अब देखिए कि वर्ण तो हम पढ़ लिए, अब हम जाएंगे वर्णमाला में। वर्णमाला, जैसे आपके पुस्तक में लिखा है वर्णमाला, हम देवताओं को अर्पण करते हैं फूलमाला। तो फूल माला जो बनाते हैं, उस माला को सुशोभित सुंदर बनाने के लिए हम कई एक वर्णों का, कई एक रंगों का, फूलों का प्रयोग करके एक सुंदर फूल माला बनाते हैं। वैसे ही वर्णमाला, वर्णमाला में जो है स्वर वर्ण भी होता है, व्यंजन वर्ण भी होता है और अयोगवाह वर्ण भी होता है। इन वर्णों के मेल से जो बनता है और उसको व्यवस्थित रूप से डालते हैं,
एक क्रम से डालते हैं। जैसे आप फूल का माला बनाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाल डालेंगे, एक पीला डालेंगे, एक सफ़ेद, फिर एक लाल डालेंगे, एक पीला डालेंगे, एक सफ़ेद। यानी कि एक आप क्या कर रहे हैं, यानी कि फूलों का भी क्रमशः करते जा रहे हैं, क्रमबद्ध करते जा रहे हैं। तो उससे जो बना हुआ माला होगा वो बिल्कुल सुंदर दिखेगा, इसलिए कि उसको भी आपने क्रमबद्ध किया। वैसे ही वर्णमाला जो है इसको भी क्रमबद्ध ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, एक हो गया स्वर वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो है हिंदी में 11 होते हैं और संस्कृत में 13 होते हैं। अब इन स्वर वर्णों को हम देखें, लिखा गया है अ, आ, हरस ई, दृघी, हरस उ, दृघ उ, री, ए, ओ, औ। इसकी संख्या हो गई 11। ये क्या है, तो ये स्वर वर्ण है। उसी के नीचे दिया गया है अंग, अंग, अह। यानी कि आप इसको अलग से लिख सकते हैं। जैसे ये सिरो रेखा बन गया, सिरो रेखा के ऊपर एक बिंदु देंगे तो इसे अनुस्वार कहते हैं। फिर एक सिरो रेखा देंगे और इसके ऊपर चंद्र बनाकर इस एक बिंदु कर देंगे तो बन जाएगा चंद्र बिंदु। और इससे ही यहाँ पर ये चिन्ह देंगे, दो छोटा छोटा बिंदु कर देंगे तो इसको कहते हैं विसर्ग। और एक और चिन्ह आता है जो सिरो रेखा के ऊपर केवल चंद्र होता है, चंद्र होता है ना। तो यह 4 चिन्ह जो आपके सामने हैं इसका कोई वर्ण नहीं होता है। यह वर्ण है लेकिन केवल इसका चिन्ह होता है। तो जैसे केवल शून्य देंगे तो इसको अनुस्वार कहेंगे, चंद्र बनाकर शून्य देंगे तो चंद्र बिंदु कहेंगे, विसर्ग जो है 2 बिंदु दे देंगे विसर्ग कहलाएगा। और सिरो रेखा के ऊपर अगर केवल चंद्र है तो इसको आगत कहते हैं। यह 4 चिन्ह जो है ये आपको अयोगवाह वर्ण में आता है। अब आप ये कहेंगे कि अयोगवाह में आगत का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जितने भी विदेशी शब्द होते हैं अपने देश के शब्दों में ये आगत का प्रयोग नहीं होता है। आगत का मतलब होता है आया हुआ। जो दूसरे देशों से शब्द आए हैं और उन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा में, लिखित भाषा में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों में हम आगत चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आगत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे व्यंजन के लिए। तो व्यंजन का जो अगर हम विभेद करेंगे तो व्यंजन की पहले संख्या समझें कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होते हैं। अब इसमें व्यंजन वर्ण में 33 में हम अलग अलग उसका भेद करेंगे। सबसे पहला जो है होगा एक क से लेकर और म तक, इसको हम कहते हैं अस्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, अस्पर्श व्यंजन। उसके बाद म के बाद य, र, ल, व, ये 4 वर्ण हैं, इसको नाम दिया गया अंतस्थ व्यंजन। फिर तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब आप कहेंगे कि सर इसमें 3 तो आप छोड़ दिए, जिसका नाम है छ, त्र और ज्ञ, और एक अतिरिक्त होता है जिसको हम लिखते हैं स्र। इन चारों को नाम क्या दिया गया, तो ये है संयुक्त व्यंजन। इसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब इसका नाम क्या है, संयुक्त। अब इनमें इसको हम व्यंजन वर्ण में विभेद क्यों नहीं किए, तो इसमें 2 भिन्न व्यंजन वर्णों का मेल है। जैसे ये आपका जो छ लिखा गया है, इसमें क भी होता है और मूर्धन्य स भी होता है। इन दोनों वर्णों के मेल से एक अक्षर का निर्माण हुआ जिसको हम कहते हैं छ, छ कहते हैं। ऐसा ही ये त्र जो है, त्र, इसको भी हम 2 भिन्न इसमें व्यंजन वर्ण लगे हैं। जैसे ये त हो गया, हलंत कर देंगे, फिर र लिखेंगे तो बन गया त्र।
तो इसमें भी मैंने क्या देखा कि इसमें भी दो भिन्न व्यंजन वर्णों का मेल है। तो दो भिन्न व्यंजन वर्णों के मेल से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब रहा कि हम किसी भी वर्ण को आधा कैसे लिखते हैं। आधा लिखने के लिए जैसे मान लीजिए कि हमको प को आधा लिखना है, प को आधा लिखना है, च को आधा लिखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये प जो है इसमें एक खड़ा पाई जो है इस खड़ा पाई को हटा देंगे, आधा प बन जाएगा। फिर च जो है इस च में खड़ा पाई जो है इस खड़ा पाई को हटा देंगे, आधा च लिख लेंगे। और लेकिन कहीं कहीं ऐसा शब्द है, वर्ण है जिसमें खड़ा पाई नहीं है। अगर खड़ा पाई है तो बीच में है, जैसे हम लिखते हैं क, इसमें खड़ा पाई कहाँ दिखा, बीच में दिखा आपको खड़ा पाई। तो हम इसको क लिखने के लिए या जैसे मान लीजिए फ लिखने के लिए यहाँ पर क्या देखने को मिला कि दोनों वर्णों के बीच में खड़ा पाई है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिसमें खड़ा पाई नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं द, ये द लिखा गया है, इसमें खड़ा पाई नहीं दिख रहा है। तो इन सभी वर्णों को हम कैसे आधा लिखेंगे इस शब्द निर्माण करते समय। तो जैसे कि द है इसमें कोई खड़ा पाई नहीं है, इसमें नीचे हलंत कर देंगे, वो आधा कहलाएगा। जैसे प और च ने आपने देखा उसमें अंत में खड़ा पाई है, तो प का खड़ा पाई को हटा देंगे, च को खड़ा पाई को हटा देंगे, ये हलंत हो जाएगा। अब रहा जिसके बीच में खड़ा पाई है हम उसको कैसे आधा लिखेंगे। तो इसका जो अग्रभाग टेढ़ा है इस टेढ़े को हम हटा देंगे, इस टेढ़े को हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वर्ण हलंत बन जाएगा, यानी आधा हो गया, उसमें स्वर नहीं है। हलंत का मतलब ही होता है कि जिस वर्ण में हलंत लग गया उस वर्ण से स्वर वर्ण अलग हो गया, वह स्वर रहित हो गया। अब हम आगे देखेंगे व्यंजनों के नीचे हल चिन्ह स्वर के न होने का चिन्ह है। यानी कि हम किसी में अगर हल चिन्ह देते हैं, हलंत देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह वर्ण जो है हलंत है, स्वर रहित है। सभी व्यंजन स्वर के बिना होते हैं, परंतु उनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। जितने भी हम वर्ण लिखते हैं उसमें स्वर दिखता नहीं है, लेकिन बोलते समय स्वर स्पष्ट हो जाता है। जब भी व्यंजन का उच्चारण होता है तो स्वर की सहायता से ही होता है। जैसे हमको म बोलना है तो म में हलंत दिख रहा है, जोड़ का चिन्ह दिखा, अ, यानी कि म जोड़ अ लिखेंगे तो बनेगा पूरा म जोड़ आ लिखेंगे तो बनेगा म जोड़ ई हरस से लिखेंगे तो बनेगा में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मात्रा है तो उस वर्ण में मात्रा है, अगर मात्रा नहीं है तो आप समझिए कि वह वर्ण जो है स्वर सहित है, लेकिन स्वर देख नहीं रहा है। वह स्वर कब दिखता है, जब हम उसमें हलंत चिन्ह करते हैं। ये आपको आगत का प्रयोग दिखाया गया है। आगत का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों के प्रयोग के लिए हिंदी भाषा में आध्वनि को भी हिंदी वर्णमाला में स्वीकार कर लिया गया है। जैसे आप देखेंगे इन चिन्ह का प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों में किया गया है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफ़ी, इस चिन्ह का प्रयोग आपने देखा। अब जो है आपको मैं एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाया हूँ कि ये जो ड है और यह ढ है ये तो टवर्ग में आता है, ये टवर्ग में आता है। लेकिन कहीं कहीं आप ये देखते हैं कि ड के नीचे बुंदा होता है, ढ के नीचे बुंदा होता है, तो इसको आप कौन सा व्यंजन मिलेंगे, इस व्यंजन का नाम होता है अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। जैसे मान लीजिए आप
गेम खेलने जा रहे हैं, कुछ मेन प्लेयर होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। यानी कि मेन प्लेयर जब असमर्थ हो जाता है खेलने में तो वहाँ पर हम एक्स्ट्रा प्लेयर का प्रयोग करते हैं। वैसा ही यहाँ ये जो वर्ण हैं ये मुख्य रूप से इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसका नाम ही अतिरिक्त व्यंजन, इसका नाम ही है अतिरिक्त व्यंजन। तो अतिरिक्त व्यंजन का प्रयोग हम केवल हिंदी में करते हैं, इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। इन दो ध्वनियों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में बहुतायत से होता है। इनका संबंध संस्कृत के ड और ढ से तो कदापि नहीं है। इनकी विशेषता यह है कि ये ध्वनियाँ शब्द के आरंभ में नहीं आती, जैसे बूढ़ा, गड्ढा, पहाड़, चढ़ाई, साड़ी। ड और ढ शब्द के प्रारंभ में आते हैं, जैसे डाल, ढाल, डरपोक आदि। यानी अब आप देखिए यहाँ पर दो जो वर्ण आपके सामने दिख रहा है, एक ड है और एक ढ है। और इसी का प्रयोग जब हम करने जा रहे हैं तो ड के नीचे बूंदे डाल दिए तो एक ड, ये ढ के नीचे बूंदे डाल दिए तो हो गए ढ। यानी उच्चारण में भी इसका अंतर होता है, उच्चारण में भी इसका अंतर पड़ता है। तो अभी आपने ये देखा कि ये जो अतिरिक्त व्यंजन का नाम लिया गया है, इसका प्रयोग हम कभी भी करेंगे तो किसी शब्द के अंत में ही करते हैं। बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, लेकिन इस वर्ण का प्रयोग हम शब्द के पहले नहीं कर सकते हैं, शब्द के प्रारंभ में इस वर्ण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ड और ढ का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ड़ और ढ का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसका प्रयोग जब भी होगा तो शब्द के अंत में ही होता है। अब आइए आगे देखते हैं। कुछ पूर्णतः विदेशी ध्वनियाँ वर्ण के रूप में अपने शब्द भंडार के साथ हिंदी में प्रविष्ट हुई है, जैसे क, ख, ग, घ और फ। ये ध्वनियाँ अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं की है, परंतु हिंदी में फारसी के द्वारा ही आई है, हिंदी में फारसी के द्वारा ही आई है। अभी इसको आप यहीं पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी तक आपने पढ़ा कि जब हम शिरो रेखा के ऊपर में बुंदा देते हैं तो इस बुंदा को तो हम क्या कहते हैं, इस बुंदा को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। लेकिन जब हम किसी वर्ण के नीचे बूंदा देते हैं, जैसे ज लिख दिया गया और इस ज के नीचे बूंदा दे दिया गया, एक क लिख दिया गया और क के नीचे बूंदा दे दिया गया, ए ग लिख दिया गया और ग के नीचे बूंदा दे दिया गया। अब इस बूंदा का क्या नाम देंगे? इस बूंदा के लिए एक शब्द आता है जिसे शब्द का नाम है नुक्ता। इसको क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। नुक्ता का प्रयोग केवल अरबी, फारसी, उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों में ही किया जाता है। नुक्ता का प्रयोग जब भी होता है तो उर्दू, फारसी, अरबी शब्दों में ही किया जाता है। आपने देखा, परंतु हिंदी में फारसी के द्वारा ही आई है। जैसे आपने देखा क, इससे शब्द बना है कौम। ख देखा, इसके शब्द बना है खुदा। ग से देखा गरीब, ज से देखा तो ज़रूरत, फ से देखा तो फन। एक कौम, खुदा, गरीब, ज़रूरत और फन, ये जो शब्द हैं ये सब उर्दू के शब्द हैं, उर्दू फारसी के शब्द हैं। इसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं।